हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रमन सिन्हा के साथ। एक्चुअली फ्रेंड, सबसे पहले सॉरी कि 2-3 दिन से वीडियो मैं नहीं डाल पाया, क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल रीज़न ऐसा ही आ गया था कि जिसके कारण मैं बिजी था। और ये रेलवे ग्रुप डी के लिए जो हम जीएस का डिस्कशन लेके आ रहे थे वो नहीं डाल पाए, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोग तैयार हो जाइए, ग्रुप डी का फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो जिनका भी ग्रुप डी का पेपर है तो वो हमारे वीडियो को देखें, समझे क्वेश्चन कैसे आता है, कहाँ से आता है, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कैसे निकलता है, और उस 4 क्वेश्चन से ही आपका एक दिन में जितने भी शिफ्ट होंगे उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी 12 वीडियो मैंने बनाया है ग्रुप डी का स्पेशल, वो जाके देखें, वीडियो को सुने, समझे, क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाए, कैसे पूछ रहा है, हर क्वेश्चन में कहाँ से पूछ रहा है, खेल से पूछ रहा है, मुगल काल से पूछ रहा है, संविधान से पूछ रहा है, सूची से पूछ रहा है। तो मैंने ऐसा पूरा बता दिया कि कैसे पूछ रहा है। और डायरेक्ट हम बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पे आएंगे कि इसी कड़ी में ये शायद मेरा 13 वीडियो है प्रीवियस क्वेश्चन का, उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ। प्रीवियस क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ। देखिए, ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में हुआ। एक क्वेश्चन ये है। अब सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तुरंत एनालिसिस करना है। देखिए कैसे एनालिसिस करते हैं, पूछ सकता है, ठीक बताओ कि ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण कब हुआ। ठीक है, तो 1936 ट्रांजिस्टर पूछा, उसके पहले क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण कब हुआ, 1936। ठीक है, रेडियो प्रसारण कब हुआ, ऑल नहीं, रेडियो प्रसारण कब हुआ, 1927। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बना, एक क्वेश्चन पढ़ा 3 क्वेश्चन बनाए, यानी कि 3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन एक दिन में आ सकता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार पढ़ेंगे तो रेडियो का प्रसारण पढ़ लेंगे, रेडियो प्रसारण कब हुआ, ऑल इंडिया रेडियो कब हुआ। ठीक है, रंगीन टीवी का प्रचलन कब हुआ, 1959 में रंगीन टीवी का प्रचलन कब हुआ। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे याद करना होता है कि उसके पैरेलल क्वेश्चन याद करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है जो पूछा, हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है। देखिए, हीरे से 3-4 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हीरा टॉपिक को टच करेगा क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो हीरे के 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब देखिए, इससे पहले 3 क्वेश्चन कैसे बनाना। बोले हीरा किसका रूप है, तो कार्बन का प्रूफ है। ठीक है, फिर कहेगा ठीक है, हीरा का रचना क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है या अष्टफलकीय होता है संरचना। तो बताइए क्या होता है, अष्टफलकीय होता है। फिर आपसे क्या पूछ सकता है कि ठीक है बताइए हीरा का अपवर्तनांक कितना है। ठीक है, तो आप बताइए 2.42 है। हीरा का अपवर्तनांक कितना है, 2.42 है। फिर आपसे पूछ सकता है हीरा का क्रांतिक कोण क्या है, 43.5 है। हीरा मैंने पकड़ा, हीरा से अगर टच करेगा क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं करेगा। आप देख लो ना, मैं बता रहा हूँ, हीरा से क्या 5 क्वेश्चन ज़्यादा क्या टच करेगा, बताओ ना एक दिन में, एक शिफ्ट में। कि हीरा का टॉपिक मैंने पकड़ा, एक क्वेश्चन, और उसके पैरेलल पूछेगा तो क्या क्या पूछ सकता है। हीरा किसका अप्रूफ है, कार्बन का अप्रूफ है। हीरा की संरचना क्या है, अष्टफलकीय है, चतुष्फलकीय है, दशफलकीय है। हीरा का अपवर्तनांक कितना है, 2.42 है। हीरा का क्रांतिक कोण कितना है, 48.5 है। तो ये क्वेश्चन हीरा के टॉपिक से आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा प्रीवियस में, धातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं। तो देखिए, धातु जब पूछेगा तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है ये समझना पड़ेगा। धातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए धातु के बारे में जो क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ सकते हैं कि धातु क्या होता है, आघातवर्ध। ठीक है, आघातवर्ध होता है। ठीक है, धातु क्या होता है, तन्य होता है, तन्य इलास्टिसिटी का गुण होता है। ठीक है, धातु क्या है, कंडक्टर या सेमी कंडक्टर है। तो धातु कंडक्टर है, सुचालक है। तो धातु क्वेश्चन एक पूछा, मैंने 4 क्वेश्चन बताया कि धातु से टच करेगा तो क्या पूछेगा, पैरेलल क्वेश्चन है। बस स्क्रिप्ट में यही होता है, जो पूछेगा उसके पैरेलल ही क्वेश्चन आगे पीछे करेगा। तो धातु पूछा था, धातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। फिर धातु से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम बता रहे हैं। धातु क्या होता है, कहेगा ठीक है, धातु में क्या गुण होता है, इलास्टिसिटी का गुण होता है। धातु क्या कंडक्टर होता है, चालक होता है। ठीक है, धातु क्या करता है बताइए। फिर धातु में ये भी पूछ सकता है कि बताइए ये क्या बोलते हैं हम, कॉपर का परमाणु संख्या क्या है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कॉपर की परमाणु संख्या क्या है, तो 29 है। तो इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। फिर पूछा है, देखिए बड़ा जो मैंने चर्चा किया था, सल्फर अणु को डैश द्वारा दर्शाते हैं। सल्फर अणु को डैश द्वारा दर्शाते हैं, तो S8 सल्फर अणु को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। फिर आपसे पूछ सकता है फास्फोरस को क्या, सल्फर जब पढ़ेंगे तो फास्फोरस के पैरेलल पढ़ लेंगे, पूछना होगा तो वही पूछेगा, सल्फर के पैरेलल के फास्फोरस। तो कहे ठीक है बताइए फास्फोरस में ये फास्फोरस का कितने ये लाल कितने प्रकार के फास्फोरस होते हैं, तो ये बताइए कमेंट में। तो लाल फास्फोरस होते हैं, श्वेत फास्फोरस होते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लाल फास्फोरस का उपयोग क्या होता है, सिया दलाई में, सिया माचिस में प्रयोग करते हैं। सिया
दलाई बोलते हैं या क्या बोलते हैं पता नहीं, माचिस में प्रयोग करते हैं, तो सिया दिया कुछ ऐसे होता है आई थिंक, तो जो भी है। तो फास्फोरस का, लाल फास्फोरस का क्या माचिस के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, माचिस बनाने में प्रयोग करते हैं। तो सल्फर पढ़े तो फास्फोरस पढ़ के जाएंगे, फास्फोरस का परमाणु संख्या पढ़ के जाएंगे। फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है बताइए, 15 होता है, ठीक है। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है या 8 होता है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। तो सल्फर फास्फोरस पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट पूछा है योजना आयोग डैश संस्था थी, तो योजना आयोग डैश संस्था थी, तो परामर्श संस्था थी, परामर्श दात्री संस्था थी। तो योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, तो योजना आयोग से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये समझना। योजना आयोग का गठन कब हुआ, 1950 में हुआ, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, 1951 से 56 चला। दूसरा कब से चला, 56 से 61 चला। तीसरा 61 से 66 चला। 67 68 ब्रेक कर लेंगे, 69 से 74 चौथा चला। पाँचवा 74 से 79 चला, ठीक है। नेक्स्ट 80 से 85 चला। तो ऐसे एक सीक्वेंस आप याद कर सकते हैं 5-6 का पंचवर्षीय योजना। फिर पूछ सकता है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे था, बताइए, हैमर मॉडल पे। दूसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे था, तो महालनोबिस मॉडल पे। तो ऐसे ही याद करना, पंचवर्षीय योजना पढ़े, देखिए इसी योजना से कवर हो गया। योजना से इसके अलावा क्या क्वेश्चन बताइए क्या पूछ सकता है, हाँ, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है, पूछता है बड़ा है, तो बताइए कमेंट करके 5वीं या 6ठी योजना में, ये आपके लिए क्वेश्चन है। गरीबी हटाओ का नारा पंचवर्षीय योजना, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो ठीक है। तो हमने योजना पढ़ा, योजना में इतना टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पूछा है बताइए स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई, तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में हुई थी, ठीक है। अब इसके पैरेलल क्या क्वेश्चन हो सकता है ये समझना पड़ेगा। अगर स्पीड पोस्ट पूछ लिया तो क्या पूछेगा, ठीक है, बताया कहेगा कि ठीक है भारत में कितने पिन कोड जोन क्षेत्र है, तो ये पढ़ के जाइएगा भारत में कितने पिन कोड जोन क्षेत्र है। फिर आपसे क्या पूछ सकता है कि बताइए डाक सेवा की शुरुआत भारत में किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय हुआ, ये क्वेश्चन। तो एक 3 क्वेश्चन मैंने इससे डेवलप किया कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बताइए कमेंट करके कि भारत में डाक सेवा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय हुआ, ठीक है। और भारत के कितने अभी पिन क्षेत्रों में बांटा गया है, पिन कोड क्षेत्रों में बांटा गया, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए। तो मुझे लगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इंटरेस्टेड है, नहीं तो मैं फिर इसको बता देता हूँ आगे। फिर पूछा है कि बताइए पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन कब हुआ। देखिए पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन 1992 में 1992 ब्राज़ील के री डेनेरियो, ब्राज़ील का एक जगह है री डेनेरियो, वहाँ पे हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, 1992 में। एक क्वेश्चन ये बनेगा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ब्राज़ील के री डेनेरियो में हुआ था, ठीक। आपसे भी ये पूछ सकता है ब्राज़ील के घास के मैदान, जैसे ब्राज़ील पढ़े तो ब्राज़ील के बारे में क्या पढ़ सकते हैं, ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं, ब्राज़ील के घास के मैदान को बोपास्पा कहते हैं। अब यहीं से ये पूछ सकता है घास मैदान के बारे में जब जा रहे हैं तो देखिए 3 क्वेश्चन और तैयार कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं बताइए, दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो दक्षिणी अमेरिका घास के मैदान को क्या बोलते हैं, पैम्पास। उत्तरी अमेरिका घास के मैदान को प्रेरी घास, ठीक है। फिर श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, देखिए डायरेक्ट हम ये बता सकते हैं श्रीलंका के घास के मैदान क्या कहते हैं, तो पटाना, ठीक है। तो ये देखिए घास के मैदान का टॉपिक टच किया तो यहाँ से हमने चर्चा कर दिया। जो आपको कहीं भी जो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं चलाते होंगे प्रीवियस क्वेश्चन को रट के एक क्वेश्चन, वो नहीं है। हमने एक क्वेश्चन से उसका कड़ी तैयार किया, उसका सर्कमफेरेंस तैयार किया कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, इसके अंदर को टच करना है, बस डायरेक्ट वहाँ पर हिट कर रहा है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। तो ये चीज़ होता है, डिस्कशन करने का तरीका होता है, पढ़ने का तरीका होता है कि एक वर्ड से हम 3-4 क्वेश्चन को अपने अंडर माइंड में डेवलप करते हैं, जिससे मेरा जीएस का लेवल बूस्ट होगा, बढ़ेगा और अपना लेवल भी बढ़ेगा कंपटीशन के लिए। ये चीज़ है। फिर पूछा है क्या कि गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया, तो गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन पूछे कब किया, तो 1950 ईस्वी में किया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक। डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है, तो मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया, दूसरे स्टूडेंट बताइए नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के निवासी थे, तो फ्रांस के निवासी थे, ठीक है। फिर नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के निवासी थे, फ्रांस के निवासी थे। और ये मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा गया, नेपोलियन को कहा गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्या, कांच का सामान सर्वप्रथम किस देश में बना, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन प्रीव्यू बहुत इजी क्वेश्चन है। कांच का सामान सबसे प्रथम चीन देश में बना। अब देखिए कांच पढ़ रहे थे यहाँ तो 2 चीज़ और पढ़ लेंगे, प्रीवियस वीडियो मैंने चर्चा किया, आपको पता ही नहीं होगा कि इसके पैरेलल क्या पढ़ सकते हैं, तो मैं बता रहा हूँ ना। कांच के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे चश्मा में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है, ये पूछेगा। तो क्रूक्स
क्रूक्स कांच, ठीक है। फिर कहेगा कि ठीक है कैमरा में जो लेंस का प्रयोग किया जाता है, कौन सा लेंस का, तो कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है, तो फ्लिंट लेंस, फ्लिंट कांच जो समथिंग होता है वो कैमरा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये पढ़ लेंगे क्रूक्स कांच और फ्लिंट कांच, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। पूछा है कि शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ है। देखिए शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। फिर इसके पैरेलल क्या पढ़ सकते हैं, उत्तराखंड के बारे में पढ़ सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ, उत्तराखंड में है, ठीक है। फिर आप पढ़ सकते हैं काजीरंगा उद्यान कहाँ है, तो असम में है, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है कि ये बांदीपुर, हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया, पूरा चर्चा कर दिया वो उद्यान के बारे में, फिर से चर्चा कर लेते हैं। बांदीपुर कहाँ है, बांदीपुर उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक में है। बांधवगढ़ उद्यान कहाँ है, बांधवगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है, ये उद्यान जो भी है बांधवगढ़ कहाँ है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो ये इसका इस प्रकार हम पढ़ते हैं। तो शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में, बांधवगढ़ के बारे में पढ़ेंगे तो बांधवगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में। बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में, बांदीपुर अभ्यारण्य जो भी है। और उसके बाद से आपने पूछा ये काजीरंगा का आसाम में है। मानस कहाँ है, मानस अभ्यारण्य आसाम में है। तो इस प्रकार हमने इसके 5-6 बारे में इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा वो चर्चा कर लिया है। तो बहुत सारे, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन एराइज हो सकता है उसके पैरेलल हमने 5 ही बताया, क्योंकि अगर बताने के लिए बैठेंगे तो 10 बता सकते हैं, लेकिन फिर आपके सर से ऊपर चला जाएगा। क्योंकि मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देखेंगे तो मैंने काफ़ी डिटेल से चर्चा की, एक बार में 5-6 क्वेश्चन उठाते 12-13 वीडियो बनाया। लगभग 13 वीडियो में मैंने जहाँ भी मुझे लगा वहाँ मैंने चर्चा किया, उसको समझिए। फिर नेक्स्ट पूछा है क्या, पृथ्वी के भूपट्टी पे ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। देखिए पृथ्वी के भूपट्टी पे ऑक्सीजन का प्रतिशत 46.80 होता है, ठीक, 46.80 होता है, ठीक है। अब इस आपसे क्या पूछ सकता है, ऑक्सीजन के बारे में क्या क्वेश्चन हो सकता है, पृथ्वी के बारे में क्या हो सकता है, ये समझिए। आपसे पूछ सकता है कि बताइए पृथ्वी पर सबसे अधिक धातु कौन सा पाया जाता है, तो कमेंट बताइए पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक धातु कौन सा पाया जाता है, कमेंट सेक्शन बताइए। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, लोहा, एल्युमिनियम, ठीक है। धातु की बात करें, तत्व की बात कौन सा होगा, तो ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूछा है क्या, विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कहाँ है, तो विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कहाँ है, मिस्र के काहिरा में सुल्तान हसन मस्जिद करके है, वो संसार की सबसे ऊंची मस्जिद है, ठीक है। फिर आपसे बोलेगा कि ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला मिस्र की राजधानी कहाँ है, तो काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। यहाँ से ये क्वेश्चन याद कर सकते हैं, तो ठीक है। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए इसी क्वेश्चन में सबसे पुराना झंडा किस देश का है, बताइए कमेंट सेक्शन में। झंडा अपनाने वाला पहला देश कौन है, ये पूछ सकता है, बताइए। दोनों क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सबसे पुराना झंडा अपनाने वाला देश कौन सा है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, मेरे दिमाग से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है मिस्र और डेनमार्क लेके। तो झंडा अपनाने वाला पहला देश डेनमार्क है, मिस्र का झंडा सबसे पुराना देश है, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है इसी क्वेश्चन में, देखिए क्या पढ़े होंगे, याद नहीं हुआ माइंड में, लेकिन मैं बता रहा हूँ। मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था, फराओ। ये 3-4 क्वेश्चन तैयार कर लिया हमने। पढ़ा क्वेश्चन ये था, विश्व की सबसे ऊँची मस्जिद कहाँ है, तो मिस्र में है, उस मस्जिद का नाम क्या है, सुल्तान हसन मस्जिद है। फिर मिस्र के राजा को क्या कहते हैं, फराओ कहते हैं। झंडा अपनाने वाला पहला देश डेनमार्क है, सबसे पुराना झंडा मिस्र का है। इस प्रकार मिस्र की राजधानी क्या काहिरा है। तो मैंने एक मिस्र को पकड़ा, उसे 5-6 क्वेश्चन चर्चा कर लिया। तो आपका ये जीएस बूस्ट करने का तरीका अच्छा हो सकता है मेरे समझ से, जो अपना एक्सपीरियंस उसके साथ। फिर आपसे पूछा है क्या, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है भारत, देखिए कांग्रेस टच करता है, जब कांग्रेस पर टॉपिक पढ़ेंगे कांग्रेस से पूछेगा। पूछा है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिए, मैंने काफ़ी डिटेल से बताया, एक टॉपिक को लेकर कांग्रेस के बारे में काफ़ी अच्छी चर्चा की। फिर से हम कर लेते हैं, जो अभी तक नहीं जुड़े होंगे, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो देखेंगे। तो पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। ये क्वेश्चन पूछ दिया। अब कांग्रेस से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो ये वो ह्यूम ने की, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885 में हुई, देखिए। ठीक है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, बताइए। तो प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। इसी के पहले याद करेंगे, कहेंगे प्रथम महिला भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। फिर सरोजिनी नायडू के बारे में जब पढ़ रहे थे, यहाँ से पढ़ लेंगे उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनने वाली, तो सरोजिनी नायडू, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, बताइए 1931 इंपॉर्टेंट है, मैं डायरेक्ट वहीं चला जो इंपॉर्टेंट, 1931 का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस की, कराची अधिवेशन के
अध्यक्षता किसने की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। फिर कहेगा ठीक 1940 से 46 तक कांग्रेस का अध्यक्ष का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। फिर 1938 और 1939 कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किया? अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। फिर आपसे पूछ सकते हैं, ठीक बताए 1929 का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? 1929 का जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, जब हम उसका अधिवेशन के बारे में पढ़े, कौन अधिवेशन कौन अध्यक्षता कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कहेगा कि बेलगामी जो था कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने किया था। तो इस प्रकार अधिवेशन के बारे में जब पढ़ेंगे तो इतना टॉपिक पढ़ के जाएंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं, पूछा है क्या, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। ठीक है, और अधिकतम दूरी शायद 4 जुलाई को होती है, ये देख लीजिएगा। अधिकतम दूरी शायद मेरे समझ से 4 जुलाई को होती है। तो सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को, अधिकतम दूरी 4 जुलाई को। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है दूसरे सेट में, कहेगा ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? तो उपसौर। और अधिकतम दूरी को अपसौर। सूर्य और पृथ्वी के बीच के अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, भूदान आंदोलन को प्रारंभ किसने किया? देखिए, भूदान आंदोलन को प्रारंभ विनोबा भावे ने किया था। भूदान आंदोलन का प्रारंभ विनोबा भावे ने किया। आप इसके पहले क्या याद कर सकते हैं? देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, बताइए। सती प्रथा को अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, कब किया? 1929 में। ठीक, आपको ये पूछ सकता है कि विधवा विवाह किसने शुरू किया? ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, ये पढ़ के जाइएगा, इसके पहले मैं बता रहा हूँ कि क्या पढ़ सकते हैं इसमें। फिर आपसे पूछ सकता है कि ठीक है, बताइए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? कमेंट सेक्शन में बताइए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो बताइए, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है वेदों की ओर लौटो किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो। फिर कहेगा कि आधुनिक पुनर्जागरण किसे कहा गया? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का पुनर्जागरण किसे कहा गया? राजा राम मोहन राय को। तो इस प्रकार ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मेरे माइंड में लगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता, मैंने उस पर चर्चा किया। फिर नेक्स्ट, बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे, तो उसी की आवाज़ भी आ रही है जिसके कारण डिस्टर्बेंस हो रहा था वीडियो में। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संविधान से। मैं बोल रहा हूँ संविधान में टच करता है। पूछा है भारत संविधान का 32 आर्टिकल किसे कहा गया? तो 32 जो आर्टिकल है वो मौलिक अधिकार के हनन पे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 32 में अगर 32 का जो मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया। अब जब ये चर्चा करने तो कुछ हम फिर से चर्चा कर लेते हैं संविधान के बारे में क्या क्या पूछ सकता है। कह कि बताइए भारत के भाग 5 में क्या है? भारत के भाग 5 में क्या है? संघ है। 6 में क्या है? भाग 6 में राज्य है। 8 में क्या है? भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है। भाग की चर्चा करना है। फिर बोला क्या, नेक्स्ट पूछ सकता है भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग है। भाग 18 में क्या है? तो आपात है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट भाग लगा मैंने उसको चर्चा किया। ठीक है, आपसे पूछ सकता है भाग 3 में क्या है? बताइए, भाग 3 में क्या है? कमेंट करके बताइए। ठीक, फिर आपसे ये मैंने भाग की चर्चा किया। आप देखिए, ऐसे आर्टिकल भी है, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस देखते हैं और प्रीवियस वीडियो मैंने काफ़ी चर्चा किया आर्टिकल्स के बारे में, जाकर देखिए तो सही। देखने के बाद आपको खुद एनालिसिस होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक दिन में अगर 4 शिफ्ट होता है या 3 शिफ्ट होता है, क्वेश्चन का वेरिएशन कैसे होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जो मैंने अभी चर्चा किया था, हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ा था? तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूँ पे पड़ा था। हरित क्रांति कब हुई थी? तो 51, 56, 61, 61 से 66, 67 के बीच में हुई थी। 1966 से 67 के बीच में हुई थी हरित क्रांति। ठीक है, तो ये देख लेंगे 66 से 67। 51, 56 पहला था पंचवर्षीय, 56 से 61 दूसरा, 61, 66। तो ये है। तो ये हरित क्रांति का प्रभाव कब हुआ, किस पे सबसे ज़्यादा पड़ा? गेहूँ पे पड़ा। और कब हुई? 1966 से 67 के बीच में हुई। फिर आपसे पूछा है जो क्वेश्चन में, यक्षगान कहाँ का नृत्य है? प्रीवियस वीडियो मैंने चर्चा किया है। अब देखिए, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। आपसे पूछ सकता है कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। बिजली चमक गया। फिर कहेगा कुचिपुड़ी, फिर बोलेगा कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है। कथक कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है। जट जाटिन कहाँ का है? बिहार का है।
तो ये सब आप पढ़ के जाएंगे कि क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। फिर पूछ सकता है तमाशा कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का नृत्य है। लावनी कहाँ का नृत्य है, महाराष्ट्र का नृत्य है। फिर कहेगा कि ये पानिहारी पानिहारी कहाँ का नृत्य है, राजस्थान का है। गिद्धा कहाँ का नृत्य है, पंजाब का है। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है, पंजाब का है। तो इस प्रकार नृत्य टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ के जाएंगे। नृत्य टॉपिक से क्वेश्चन आती है, अभी क्वेश्चन का ट्रेंड है कि क्वेश्चन पूछ रहा है इस प्रकार से, नृत्य वगैरह से क्वेश्चन टच कर रहा है। तो साउथ का पढ़ के जाएंगे। कुछ अजूबा पूछ रहा है जो आपने कभी प्रीवियस चर्चा नहीं किया, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जब आप इतना पढ़ के जाएंगे तो अगर अजूबा पूछ भी रहा है, अजूबा मतलब क्या, जो आपको याद नहीं है वो पूछ रहा है, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मात्रा में अच्छा स्टॉक है जिससे आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। क्योंकि आपको बहुत सारे याद है, 10-12 याद है तो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है पढ़ने का। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्या, कालिदास डैश काल के कवि थे। कालिदास गुप्त काल के कवि थे, ठीक है। कालिदास का कौन काल कवि थे, गुप्त काल का, ठीक है। अब जैसे गुप्त काल पढ़ रहे हैं तो आपसे पूछ सकता है विक्रमादित्य किसे कहा गया, चंद्रगुप्त द्वितीय को, ये पढ़ सकते हैं। फिर कहेगा ठीक है गुप्त काल में भारत का नेपोलियन किसे कहा गया, तो समुद्रगुप्त को। देखिए कैसे गुप्त से हम क्वेश्चन को जोड़ रहे हैं। पूछा हमसे क्वेश्चन क्या, कालिदास किस काल के कवि थे, मैंने कहा गुप्त काल का। गुप्त काल से जैसे मैंने पढ़ा तो मेरे माइंड में क्लिक कर रहा है कि गुप्त काल से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। तो ये चीज़ होता है, ये चीज़ आप इतना जब आप अपने लेवल को बढ़ाएंगे तब आपका दिमाग काम करेगा कि गुप्त काल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चंद्रगुप्त द्वितीय किसे कहा गया, विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय कहा गया, ठीक है। तो इस प्रकार है, तो इस प्रकार पढ़ने का तरीका होता है जीके और जीएस का। तो जिन्होंने अभी तक चैनल लाइक नहीं किया, लास्ट में यही बोलेंगे लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। आज का वीडियो इतना है। जो प्रीवियस क्वेश्चन लेके आया ये मेरा शायद 13वां सेट है, तो आप लोग देखिए प्रीवियस वीडियो मैंने काफ़ी चर्चा किया है, काफ़ी डिटेल से बताया है। अब वीडियो देखते देखते भी आपके माइंड में बैठ जाएगा, क्योंकि बहुत जगह मैंने रिपीटेशन किया है कि जो बच्चे नए जुड़े हैं जिनका जीएस लेवल एकदम जीरो है, तो वो मेरे वीडियो को देखेंगे तो उनके देखते देखते उनके माइंड में बैठ जाएगा कि क्वेश्चन ऐसे पूछता है, क्वेश्चन का पैटर्न ये है, क्वेश्चन का ट्रेंड ये है, और अपना जीएस लेवल को बूस्ट कर लेंगे। तो फिर से फाइनली मैं यही बोलूँगा कि देखिए हाँ, जिनका भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर हो चुका है, वो अभी भी मौका है कि वीडियो को देखिए, समझिए, क्वेश्चन का ट्रेंड को समझिए, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है ये समझिए। और ये नहीं कि बस देख रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता भाई। कम समय में अपने आप को बूस्ट करना है, तो तैयारी करने का तरीका स्मार्ट ढंग से सोचना पड़ेगा, स्मार्ट ढंग से आपको जीएस बूस्ट करना पड़ेगा। तो थैंक यू आज के लिए।